नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। आज का जो डिक्टेशन है वो भी 100 की गति से रहने वाला है, पूरे 10 मिनट का। और इसमें जहां पर मैंने पहले वाली वीडियो में डिक्टेशन को एंड किया था, उसी के आगे वाले पैराग्राफ से स्टार्ट होने वाला है। और मैंने प्रतिलेखन संख्या 3 पे उस दिन एंड किया था, तो उसका नीचे वाला पैराग्राफ रहेगा आज की डिक्टेशन में। प्रतिलेखन संख्या 4 है, प्रतिलेखन संख्या 5 है और प्रतिलेखन संख्या 6 का भी एक पैराग्राफ यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन रहता है और मैं सिर्फ शब्द जो होते हैं, सिर्फ शब्द, वो मैं 100 की स्पीड में काउंट करता हूँ। और इस बुक में ऑलरेडी जो है, जो कॉमा पूर्ण विराम होते हैं वो भी काउंट होते हैं, तो उसको मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। सिर्फ शब्द 100 रहेंगे पर मिनट। और जहाँ तक, क्योंकि मेरी आदत है कि जहाँ पर भी शब्द खत्म हुआ उसके बाद जो हमको पूर्ण विराम मिलता है वहाँ तक डिक्टेशन हम बोल देते हैं। इस वजह से ये होता है कि भले 1000 से प्लस शब्द हो जाते हैं लेकिन माइनस नहीं होने चाहिए। तो आप लोग प्रैक्टिस अपनी भरपूर करिए। डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हैं तो पहले लाइक कर दीजिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको अगली वीडियो बनाने में मज़ा आए कि हाँ भाई लाइक वाइक मिल रही है। और हाँ, अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगा करे तो कमेंट करके बताया करिए, अपनी जो है राय दिया करिए कि डिक्टेशन कैसा लगा, आपकी कितनी एरर आ रही है। क्योंकि इससे क्या होता है कि डिक्टेशन मुझे भी पता चलेगा कि हाँ कुछ लोग लिख रहे हैं डिक्टेशन, मुझे ये नहीं लगेगा कि हाँ बस आपने ऐसे डिक्टेशन लिखा और आप छोड़ के चले गए। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर आप ऐसे छोड़ के चले जाते हैं तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते भाई। कभी भी आप लिखिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि 8 बजे डिक्टेशन आती है तो आपको 8 ही बजे लिखना है। जो 8 बजे नहीं फ्री हो बाद में लिखिए, लेकिन लिखिए और कोशिश करिए इसमें गलती आपकी अंडर 10 या अंडर 5 आ रही हो तब तो बढ़िया है, नहीं तो बार बार अभ्यास करिए और बार बार लिखिए। चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को। जल्दी से अपनी कॉपी में लाइन को ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने में। सो रेडी, स्टार्ट। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी हैं, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की, देहात में रहने वाले आदमी की, मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी? कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे? आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं, क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था। यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने
क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी, अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं, जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और निर्धनता के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन मूल रूप में देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं, सरकार का लक्ष्य क्या है, इन सब नीतियों का बजट में विवरण होता है। हमारे वित्त मंत्री चाहे जिस पर भी रहे हों, चाहे वे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय सरकार में रहे हों, उन्होंने शानदार काम किया। जिस समय उन्होंने बजट प्रस्तुत किया उस समय देश को और विशेष रूप से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाएं थीं। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं। उनमें जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसके संबंध में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएं थीं और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वे क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने थीं। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में स्थिरता आए। जहाँ तक इन 3 उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं। विशेष रूप से गरीबी हटाओ के संबंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वे ज़्यादातर धनी लोगों पर और विशेष रूप से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं। इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है उसको दूर
करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। लगभग 5 दशक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेजों का प्रशासन चल रहा था उस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो नए लोग आए थे, जो मंत्री बने थे, वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं। धन से उनको मोह नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से शानदार जीवन पसंद करने लग गए जिस तरह से अंग्रेज करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, तब उन लोगों को कुछ आशा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे, लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है। गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था उसको अब तेजी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। श्रीमान, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ। स्टॉप। दोस्तों, आज का डिक्टेशन था। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।